स्टूडेंट्स, हमने कल अपना लेसन 2.1 किया था जिसमें हमने फ्यूल का सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध हमने वहाँ पे 2.1 लेसन किया था जिसमें फ्यूल का सिद्धांत थे। ठीक है, हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांत वहाँ पे हम पढ़ के आए। आज हमारा नेक्स्ट लेसन 2.2 लेसन का नाम है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत एवं पद्धतियां। इस लेसन में हम पढ़ेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में। ठीक है, जैसे हेनरी फ्यूल थे वैसे ही एक व्यक्ति और हुए एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, टेलर ने ही एक पद्धति दी थी प्रबंध को करने की। ठीक है, वही पद्धति क्या कहलाई थी? वैज्ञानिक प्रबंध। ठीक है, टेलर ने जो हमें पद्धति दी, जो सिद्धांत दिए प्रबंध करने के, वही क्या कहलाए? हमारे वैज्ञानिक प्रबंध। तो ये एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन था? ठीक है, तो लेसन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे। एफ.डब्ल्यू. टेलर थे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इनका नाम था। ठीक है, फुल नेम। ये क्या थे? 1978 में अमेरिका की मिडवे स्टील कंपनी में ये एक श्रमिक के तौर पे कार्य करना इन्होंने स्टार्ट किया था। एक श्रमिक के तौर पे इस कंपनी में इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बेस पे ये सिर्फ 6 साल में, ठीक है, 6 साल की कड़ी मेहनत से ये श्रमिक से कहाँ पहुंच गए? इंजीनियर। ठीक है, उसी संस्था में श्रमिक के पद पे इसने ज्वाइन किया था और उसके बाद 6 साल में वो इंजीनियरिंग के पद तक पहुंच गए थे। ठीक है, क्योंकि इसने अपने विचारों को जो है नया रूप दिया। ठीक है, नई तरह से कार्य को किया, तो इसलिए अपनी मेहनत के बल पे ये वहां तक पहुंचे। 1903 में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने एक अपना रिसर्च पेपर, शोध पत्र निकाला था जिसका नाम था शोध मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट के उसने अलग अलग अपने विचार रखे थे कि प्रबंध को और बेटर किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार से प्रबंध को और अच्छा बनाया जा सकता है। उसके बाद 1911 में एफ.डब्ल्यू. टेलर का 1911 में एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। क्या नाम था? वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। 1911 में इसकी बुक पब्लिश की गई थी। उसके बाद एफ.डब्ल्यू. टेलर की ये जो वैज्ञानिक प्रबंध है, इसकी हमारे पास अब हम देखते हैं परिभाषा कि ये है क्या। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या कहता है कि वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं, फिर यह देखना कि वे उसको सर्वोत्तम व सस्ते ढंग से करें। यानी कि ये क्या कह रहा है टेलर कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है वो यह जानने की कला है कि आप अपने श्रमिकों से आखिर कराना क्या चाहते हैं। और अगर आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि हम अपने श्रमिकों से क्या कराना चाहते हैं, अगर आपको एक बार ये चीज का पता चल गया, तो उसके बाद आपका ये कार्य भी बनता है कि आप उसको ये भी देखो कि हम इस कार्य को कम लागत में, कम पैसों में किस प्रकार से कर रहे हैं। तो यही है हमारा वैज्ञानिक प्रबंध कि आप किसी व्यक्ति से क्या कराना चाहते हैं और क्या कराना चाहते हो का पता लगने के बाद ये देखना कि हम उस कार्य को कम लागत में कैसे कराएं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है? यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध है कार्य को कम खर्च में बेहतर ढंग से करना। यानी कि थोड़ा खर्चा आए और काम जो है अच्छे से बनके तैयार हो। ठीक है, 100% उसका रिजल्ट सही हो, कम खर्च में। यही हमारा क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध। तो इसकी अगर विशेषताएं देखिए, नेक्स्ट टॉपिक तो फ्यूल की जो फ्यूल याद आ रहा है पिछले लेसन का। टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंध है इसकी विशेषताएं, फर्स्ट है यह एक व्यवस्थित विचारधारा है। यानी कि जिस भी संस्था में वैज्ञानिक प्रबंध को अप्लाई किया जाएगा वहां पे हर कार्य क्या होगा? सिस्टमैटिक ढंग से होगा, व्यवस्थित रूप से होगा। वहां पे हर कार्य, हर प्रोसेस एक सिस्टम के हिसाब से चलेगी। वहां पे ये नहीं है कि कभी भी कोई भी कार्य उठा के कर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह एक व्यवस्थित विचारधारा है, यह स्टेप बाय स्टेप चलने की एक प्रोसेस में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है यह पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाती है।
यह जो है पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाती है। यानी कि यह विचारधारा क्या कहती है कि जहाँ पे भी वैज्ञानिक प्रबंध को अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, वहाँ पे उस संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों का मानसिक परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि उस संस्था में जहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंध को अप्लाई किया गया है वहाँ पे व्यक्तियों का मानसिक परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। यानी कि व्यक्ति जो है अपना अपना लाभ कमाने की बजाय संस्था के लाभ पे फोकस करेंगे। यानी कि ये जो प्रबंध है ये कहता है कि हमें संस्था के बारे में सोचना चाहिए, हमें उसको और बेहतर करने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे बाकी आम जगह है क्या होता है कि हर एक व्यक्ति सोचता है कि मेरा लाभ ज्यादा हो, ठीक है, मेरे को लाभ ज्यादा मिले। लेकिन ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रबंध है वो कहता है कि हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि संस्था का लाभ कैसे ज्यादा हो। यानी कि हम अपने काम को और अच्छी प्रकार से कैसे कर सकते हैं, अपने काम को बेहतर बनाना और फोकस किस पे रखना, संस्था के लाभ पे, ना कि अपने लाभ पे। तो जहाँ पे भी ये अप्लाई होगा वहाँ पे लोग इसी विचारधारा से कार्य करेंगे कि हमें संस्था को ज्यादा लाभ पहुंचाना है, हमें अपने काम को बेहतर करना है। वहाँ पे व्यक्ति सिर्फ अपने अपने लाभ के बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए इसकी दूसरी विशेषता ये है कि ये मानसिक परिवर्तन लाती है, लोगों के जो विचार है उनमें चेंज लाती है। नेक्स्ट है, यह परंपरागत प्रबंध की विरोधी है। यानी कि यह जो विचारधारा है यह परंपरागत प्रबंध की विरोधी है। जो पुराना प्रबंध करने का तरीका चला आ रहा है, ठीक है, कि एक ही लीड पे चलते जाना, ये उसका विरोध करती है। ये कहती है कि कुछ नया करना चाहिए, हमें एक ही जैसी एक लकीर के ऊपर ही नहीं चलते रहना चाहिए। इसलिए ये पुराने जो प्रबंध करने का तरीका है उसको विरोध करती है। ये कहती है कि कुछ नयापन हमेशा लागू करते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नियमों का कठोरता से पालन कराना। यह विचारधारा क्या कहती है कि जो नियम है, ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध के जो नियम है उनका पालन कठोरता से करना चाहिए। क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध के नियम जो है वो पूरे जो है मेहनत से निकल के आए हैं, ठीक है, पूरा उनके ऊपर कार्य किया गया है तब वो नियम बन के आए हैं। इसलिए इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध में नियमों को मेन माना गया है, उनका हम किसी भी दशा में उनको नहीं छोड़ सकते, हमें हर कंडीशन में उन नियमों का पालन करना ही करना होगा। इसलिए ये नियमों पे ज्यादा फोकस देती है। तो ये विचारधारा उन नियमों का पालन कराने में जो है अपना ध्यान लगाती है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाना होता है। वैज्ञानिक प्रबंध किस पे फोकस करता है, श्रमिकों के ऊपर। जो हमारा हेनरी फ्यूल का था व्यवहारिक जो प्रबंध था वो किस पे फोकस करता था, उच्च लेवल पे, ठीक है, उच्च स्तरीय प्रबंध, उच्च स्तरीय जो था, हाई लेवल जो था उसके ऊपर था फोकस। ठीक है, वो मेनली किससे रिलेटेड था, प्रबंधकों से, कि प्रबंधकों को संस्था में क्या करने चाहिए, कैसे कार्य कराने चाहिए, उससे रिलेटेड था। लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध किससे रिलेटेड है, श्रमिकों से। ये अपना फोकस रखना है श्रमिकों के ऊपर, कि श्रमिकों से कार्य कैसे कराएंगे, ठीक है, कम लागत में कैसे कराएंगे, उनके कार्य की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कैसे करें। तो इसका ये क्या कहती है कि इसका उद्देश्य होता है श्रमिकों के कार्य की कुशलता को बढ़ाना, इनकी वो जो कार्य करते हैं उस कार्य करने की क्षमता को, उसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसका ध्यान उसी पे फोकस रहता है। श्रमिकों को हमेशा और इम्प्रूव कैसे किया जाए उसके ऊपर ये अपना ध्यान लगाते हैं। उसके बाद है, यह विशिष्टीकरण को उचित महत्व प्रदान करती है। कि इस विचारधारा में क्या माना गया कि कार्य को अलग अलग भागों में बांटिए, जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण है उसको वो कार्य सौंपा जाए। ठीक है, जिस श्रमिक को जो कार्य आता है उस श्रमिक को उसी तरह का कार्य दिया जाना चाहिए। तो इसलिए इसका मेन किस पे हो गया, विशिष्टीकरण, यानी कि जो जिस चीज में स्पेसिफाई है, ठीक है, जिस चीज का उसको उसका मन लगता है, जिस कार्य को करने में उसको कोई कार्य दिया जाना चाहिए। तो ये सिद्धांत इस चीज पे ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है, कि
जिसको जो कार्य आए उसको वही कार्य सौंपा जाए। ठीक है, तो ये विशिष्टीकरण को ज्यादा महत्व देती है। नेक्स्ट है, यह बड़ी संस्थाओं के लिए उपयोगी है, यानी कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है ये छोटी संस्थाओं के लिए इतना उपयोगी नहीं होता। ठीक है, एक तो ये है कि ये ज्यादा खर्चीला होता है, इसको लागू करने की कॉस्ट ज्यादा आती है। ठीक है, इसलिए भी कह सकते हैं। और दूसरा, इसको जो है जो ये लागू होता है वो एरिया भी बड़ा होता है, इसलिए यह बड़ी संस्थाओं के लिए ही यूजफुल हो सकता है, छोटी संस्थाओं के लिए ये यूजफुल इतना नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट है, यह अपव्यय को न्यूनतम करने का प्रयत्न करती है, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध का मेन फोकस क्या था, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे, कम खर्च में अच्छा कार्य कराना। तो इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये अपव्यय को कम करने की कोशिश करती है, यानी कि खर्चे को कम से कम करने की कोशिश करती है। ये जो प्रबंध है ये हमेशा ये फोकस करता है कि हम कैसे कम खर्च में ज्यादा कार्य अच्छी प्रकार से करें। ठीक है, तो ये थे हमारे टेलर के बारे में। उसके बाद उसने जो इसकी डेफिनेशन दी है और उसकी विशेषताएं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हम देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध का फर्स्ट सिद्धांत है विज्ञान नैतिक रूढ़िवादिता, यानी कि ये सिद्धांत किस पे फोकस करते हैं, विज्ञान पे। ये पुरानी जो चला चलाए क्रम है, ठीक है, जो पुराना ढांचा चला आ रहा है उसको नहीं मानता, ये इसको मानते हैं कुछ नयापन करने की। ठीक है, ये पुरानी चीजों के ऊपर ही काम को ऐसे ही मतलब देखा देखी नहीं करता। ठीक है, इसका फोकस रहता है कुछ नयापन करते रहना। सेकंड है मैत्री की मतभेद, यानी कि ये श्रमिक और प्रबंधकों और संस्था में कार्य करने वाले हर कर्मचारी, ठीक है, हर एक के बीच में क्या स्थापित करता, मैत्री, सहयोग। ये कहता है ये सिद्धांत कि एक संस्था में अगर सहयोग से, आपसी सद्भावना से कार्य होगा तो वो संस्था अच्छी तरह से कार्य कर पाएगी। तो ये कहता है कि संस्था में मतभेद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, हर कार्य को आपस में सहयोग से पूरा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सहयोग नहीं कि व्यक्तिवाद, इनकी इसमें क्या कह रहा है कि व्यक्ति को खुद के लिए नहीं सोचना चाहिए, अपने खुद का पर्सनल हित नहीं सोचना चाहिए, एक दूसरे को साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है, जैसे ये ऊपर था उसमें भी यही पॉइंट था कि आपस में मैत्रीपूर्ण संस्था में कार्य होना चाहिए, मतभेदों से दूर रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट में यही कह रहा है कि व्यक्तिवाद से दूर होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, कि टीम वर्क होना चाहिए संस्था में। ठीक है, अपना अपना कार्य के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, कार्य किस प्रकार से करना चाहिए, टीम वर्क में, एक कार्य को टीम भावना से संपन्न किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास, यानी कि हर एक व्यक्ति जो उस संस्था से जुड़ा है उसका उसकी अधिकतम कुशलता तक विकास किया जाना चाहिए, कि उस व्यक्ति को अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए, जहाँ तक वो इम्प्रूव हो सकता, अपने आप को जहाँ तक वो और बेहतर कर सकता है। ठीक है, उस दिशा में उसको लगातार कार्य करते रहना चाहिए, यानी कि अपने आप को लगातार बेटर 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 करते रहना चाहिए, अपना मैक्सिमम जो है विकास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियां। वैज्ञानिक प्रबंध की जो टेक्निक्स है कि एक संस्था में कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाई जाती है वैज्ञानिक प्रबंध की, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध की कौन कौन सी टेक्निकें संस्था में अपनाई जाती है। तो जो टेक्निक्स अपनाई जाती है उसमें फर्स्ट है क्रियात्मक फोर्मेंसी, ठीक है, सेकंड है कार्य का क्रमांकन, सरलीकरण, कार्यविधि अध्ययन, गति अध्ययन, समय अध्ययन, थकान अध्ययन, विभेदात्मक मजदूरी और मानसिक प्रगति। ये सारे वैज्ञानिक प्रबंध की टेक्निक्स हैं, पद्धतियां हैं। हम बारी बारी से हर एक के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रियात्मक फोर्मेंसिक क्या है, क्रियात्मक फोर्मेंसिक के लिए हमें एक जो है डायग्राम से हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो क्रियात्मक जो फोर्मेंसिक होती है वो किस पे होती है, विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है।
विशिष्टीकरण का सिद्धांत क्या है, जो हम पढ़ के आए हैं कि जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण होता है उसको कोई कार्य दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो उस सिद्धांत के ऊपर ये क्रियात्मक फोरमैनशिप कार्य करती है। इसमें किसी व्यक्ति को वो कार्य दिया जाता है जिसपर में उसकी रुचि होती है, उसका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए उसको समझाने के लिए उसने कहा है कि एक संस्था में कारखाना प्रबंधक के 2 विभाग होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से? नियोजन अधिकारी होना चाहिए कारखाना प्रबंधक के नीचे। ठीक है, कारखाना प्रबंधक के नीचे 2 अलग अलग अधिकारी होना चाहिए, नियोजन अधिकारी और दूसरा उत्पादन अधिकारी। ठीक है, नियोजन अधिकारी और उत्पादन अधिकारी। अब नियोजन अधिकारी के नीचे भी 4 अलग अलग अधिकारी होते हैं। कौन कौन से? कार्यमारक लिपिक, सेकंड है संकेतकार लिपिक, थर्ड है समय एवं लागत लिपिक, और नेक्स्ट है अनुशासन अधिकारी। उत्पादन अधिकारी। उत्पादन अधिकारी। ठीक है, इधर है, ये भी 4 हिस्सों में होंगे। फर्स्ट है होली नायक, सेकंड है गति नायक, थर्ड है हमारा मरम्मत नायक, और नेक्स्ट है हमारा मिक्सर। ठीक है, और इन सबके नीचे होता है हमारा श्रमिक। ये भी श्रमिक, इसके नीचे भी श्रमिक, इसके नीचे भी और इसके नीचे। तो ये कि कारखाना प्रबंधक है। कारखाना प्रबंधक के नीचे नियोजन अधिकारी और उत्पादन अधिकारी होंगे। नियोजन अधिकारी कौन से? नियोजन, प्लानिंग करना, जो सिर्फ उनका मेन फोकस रहेगा कि क्या किया जाना, कैसे किया जाना है, कि वो प्रबंध का ऊपर जो पेपर वर्क होते हैं, ठीक है, जो उस स्तर का कार्य होता है वो करने वाले, और उत्पादन अधिकारी जो उस उत्पादन के स्थान से सीधे जुड़े होंगे। ठीक है, और इन दोनों के अलग अलग नियोजन अधिकारी के अंडर में 4 अधिकारी और होंगे और इनके नीचे 4 अधिकारी और होंगे। ठीक है, और ये इनके 4 और 4 इन चारों अलग अलग के नीचे श्रमिक काम करेगा। ठीक है, तो अब अगर हम इनका अलग अलग देखें तो कार्यमारक लिपिक क्या करेगा? जैसे नाम से ये कार्यमारक, इनकी मारक दिखाता है कि एक ये तय करेगा कि संस्था को क्या कार्य करना है। ठीक है, और कार्य किस प्रकार से करना, कब तक करना है, इस पूरे इसके बारे में पूरा डिसीजन ये लेता है और ये तय करता है कि कार्य कब तक खत्म होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, एक कार्य को किस प्रकार से करना चाहिए कि पहले कौन सा कार्य करना चाहिए, उसके बाद कौन से कार्य पे हमें ध्यान देना है, तो वो सब कुछ तय। उसके बाद होगा संकेतकार लिपिक, इंस्ट्रक्टर, संकेत। ठीक है, इनकी कार्य को किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। ठीक है, इनकी उस कार्य के बारे में पूरा इंस्ट्रक्शन देना, पूरा दिशा निर्देश बताना। तो कार्य के बारे में पूरा दिशा निर्देश देना कि कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा, कौन सी टेक्निक अपनाई जाएगी। ठीक है, उस सब के बारे में कौन तय करेगा? संकेतकार लिपिक। और ये पूरा तय करने के बाद वो इस चीज को, इस कार्य को किसको सौंप देगा? टोली नायक। ठीक है, संकेतकार लिपिक वो जो एक इंस्ट्रक्शन का कार्ड बनके तैयार हो जाएगा, उस कार्ड को टोली नायक को दे देगा।
श्रमिकों से मेन कार्य ये करवाते हैं, ये उत्पादन अधिकारी है। ठीक है, उसके बाद है समय एवं लागत लिपिक। समय एवं लागत लिपिक क्या बताता है, ये तय करता है कि एक कार्य को करने में कितना समय लेना चाहिए, कि कितने समय के अंदर इस कार्य को पूरा करना चाहिए। ठीक है, या फिर करना होगा, और उस कार्य को करने की क्या लागत आनी चाहिए। तो एक कार्य को करने का टाइमिंग और कॉस्ट कौन तय करेगा, समय एवं लागत लिपिक। नेक्स्ट है अनुशासन अधिकारी। संस्था में अनुशासन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब के ऊपर कौन नजर रखेगा, अनुशासन अधिकारी। तो ये थे हमारे नियोजन अधिकारी, जो अलग अलग 4 रूपों में अपनी भूमिका निभाते हैं। इधर है उत्पादन अधिकारी, जिनका मेन फोकस किस पे रहता है, उत्पादन। ठीक है, जो संस्था में जो भी उत्पाद बन के तैयार होता है उससे डायरेक्ट जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे भी 4 अलग अलग अधिकारी होते हैं। जैसे फर्स्ट इस रूप में होगा टोली नायक के रूप में। ठीक है, टोली नायक कोई जो यहाँ से संकेत कार्ड लिपिक में जो बना के दिया है इसको, तो ये उस कार्य को नीचे पहुंचाएगा श्रमिकों तक। यहाँ तक इस चैप्टर में इसको बताया था कि कार्य को किस प्रकार से कैसे करना, कौन सा मेथड, सब कुछ। तो वो उस कार्य इस तक पहुंच गया, वो ये इंस्ट्रक्शन कहाँ तक देगा, श्रमिकों को समझाएगा कि आपको किस कार्य को कैसे करना है, कौन सी मशीनों का यूज करना है। नेक्स्ट है गति नायक, इनकी वो देखेगा गति, मशीनों की सही रूप में कार्य कर रही है या नहीं, लेबर अपना कार्य सही रूप में कर रही है या नहीं, इनकी उनकी स्पीड के ऊपर ध्यान रखिए। मरम्मत, क्योंकि एक संस्था में कार्य होता मशीनों पे, तो लगातार ये देखते रहना कि मशीनें सही रूप में है या नहीं, या उन्हें मरम्मत की रिपेयरमेंट की जरूरत है या नहीं। अगर मशीनों को रिपेयरमेंट की जरूरत है तो उनको रिपेयर करने का कार्य इसके द्वारा, इसके देखरेख में किया जाए। नेक्स्ट है निरीक्षण, इनकी संस्था के कार्यों के ऊपर पूरा नजर रखना, निगरानी रखना, मजदूर और मशीनें सभी अपना कार्य प्रॉपर वे में कर रहे हैं या नहीं, तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, निरीक्षण। तो ये था हमारा वैज्ञानिक प्रबंध की फर्स्ट टेक्निक, कौन सी, क्रियात्मक फॉर्मेट, जो अलग इन 2 भागों में बटी हुई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कार्य का प्रमापीकरण। ठीक है, कार्य का प्रमापीकरण में क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, कार्य का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है कि हमें इतना कार्य इस टाइम में पूरा करना है। ठीक है, एक उद्देश्य, एक हमने गोल तय कर दिया। ठीक है, जैसे हमें 1 महीने के अंदर जो है 1000 यूनिट्स बना के तैयार करनी है। ठीक है, तो 1000 यूनिट्स का हमने एक गोल तय कर दिया, तो वो हमारे तय हो गए प्रमाप, कि हमने अपना प्रमाप तय कर दिया। उसके बाद जो संस्था में कार्य होंगे वो उन जो हमने गोल फिक्स किया है, जो अपने लिए प्रमाप तय किए हैं, उसी हिसाब से आगे कार्य होगा। जैसे एक बच्चे ने अपना गोल फिक्स किया, अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया कि 12th में मेरे को 80% मार्क्स लेने हैं, तो अब वो पूरी 12th अपना जो भी कार्य करेगा पढ़ाई का, वो किसको ध्यान में रख के करेगा, 80%। समझ गए, कोई यहाँ पे है। उसके बाद है सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण जैसे नाम से सरल करना, चीजों को सरल रूप देना। तो इसमें क्या होता है कि संस्था में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो फालतू के होते हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि सरलीकरण में हम अनावश्यक आकार, वजन या प्रकार, इस चीज के कुछ भी कार्य होते हैं उनको हटाना। ठीक है, कार्य को सरल बनाना। जैसे किसी संस्था में सपोज करो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर साइज के जूते बन रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, लेकिन दूसरी संस्था अपना 1 नंबर, 1.5, 1.7, 1.8 इस तरह के जूते बना रही है, तो वहां पे ये इन नंबरों का कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि इतना माइनर डिफरेंस कुछ नहीं मायने रखता। ठीक है, तो इसलिए उसने फालतू में मशीनें लगाई, साइज के लिए मशीनें लगाई, अलग अलग जूतों के साइज के लिए। ठीक है, अलग अलग लेबर बनाए,
लेकिन वहाँ पे इनका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, जैसे एक दुकानदार एक पाव के पैकेट रखता है, ठीक है, फिर आधा किलो के, फिर 1 केजी। दूसरी तरफ एक दुकानदार 10 ग्राम, 15 ग्राम, 12 ग्राम, 20 ग्राम इनके पैकेट रखता है। तो इतना माइनर माइनर से जो साइज है उनका कोई औचित्य नहीं होता। तो जो फालतू के कार्य किए गए हैं उनको हटा देना, ठीक है, सरल रूप दे देना, तो वही हमारा होता है सरलीकरण। ठीक है, उसके बाद है कार्य विधि अध्ययन। कार्य विधि अध्ययन यानी कि कार्य करने की विधि का अध्ययन, यानी कि हमें एक कार्य को किस विधि, देखो एक कार्य को करने के अलग अलग मेथड होते हैं, कई तरह के मेथड्स होते हैं कार्य को करने के। हमें ये देखना है कि कौन सा मेथड हमारे लिए सूट करेगा और कौन सा मेथड हमें रिजल्ट भी अच्छा देगा, हम वही मेथड अपनाएंगे। जैसे पास होने के तो कई तरह के होते हैं, नकल से पास हो जाओ या अकल से पास हो जाओ, लेकिन आप क्या देखोगे कि कौन सा मेथड हमारे लिए फायदेमंद है, हमको लाभ पहुंचाएगा। तो नकल वाला कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। अकल से अगर पढ़ोगे, पास होगे, तो आपको लाइफ टाइम वो चीज याद रहेगी और उससे आपको लाइफ टाइम फायदा मिलेगा। तो कोई चीज इसमें है कि कोई विशेष कार्य को, ठीक है, विशेष कार्य को करने की सबसे उपयुक्त विधि का चुनाव करें कि हम इस एक कार्य को किस मेथड से अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो जब कार्य तय होते ही उस कार्य को करने की बजाय हमें 1 मिनट रुक के ये देखना चाहिए कि हम उस कार्य को किस किस मेथड से कर सकते हैं। और हमें अगर अलग अलग मेथड पता चल जाए तो उसके बाद हमें उन मेथड में से एक उस मेथड का सिलेक्शन करना चाहिए जो सबसे बेस्ट। तो ये चीज यहाँ पे बताइए। नेक्स्ट है गति अध्ययन, यानी कि इसमें क्या है कि संस्था में टेलर ने देखा कि संस्था में कार्य करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, हरकतें होती हैं श्रमिकों के द्वारा। एफडब्ल्यू टेलर के लिए मेन फोकस कौन है? श्रमिक, ठीक है। तो उसने देखा कि श्रमिक कई ऐसी हरकतें मूवमेंट करता है जो वहाँ पे जरूरी नहीं होती, ठीक है। गति अध्ययन ये बताता है, मूवमेंट स्टडी, कि वहाँ पे कई श्रमिकों के द्वारा कार्य में कई ऐसी हरकतें की जाती हैं, कई मूवमेंट किए जाते हैं कार्य को करने में, जिसकी वजह से कार्य अनावश्यक रूप से लेट होता है, जबकि वहाँ पे उन मूवमेंट की जरूरत नहीं होती। जैसे टेलर ने देखा कि एक मिस्त्री ईंट को लगाने के लिए, दीवार पे ईंट को लगाने के लिए, घर बनाने के लिए जो वो एक ईंट लगाता था, तो उस ईंट को लगाने में वो 18 बार मूवमेंट करता था, 18 बार, ठीक है। लेकिन एफडब्ल्यू टेलर ने उनकी इसकी मूवमेंटों को कम करके कितने पर लेके आया? 5 पे। और कई कंडीशंस में तो उसने इन हरकतों को कम करके कितने तक कर दिया? 2 तक। यानी कि खुद सोचिए, एक मजदूर जो 18 अलग अलग मूवमेंट करके ईंट को उठाना, ये मतलब अलग अलग 18 हरकतें कर रहा था, तब वो एक ईंट दीवार पे रखी जाती थी। लेकिन टेलर ने उसके इन 18 हरकतों को कम करके कितने पे लेके आया? 5 पे। तो संस्था को, हर एक संस्था को ये देखना है, अपने कर्मचारियों की मूवमेंट को देखना है कि क्या कोई ऐसी हरकत तो नहीं हो रही जो वहाँ पे आवश्यक नहीं है। तो अनावश्यक गतिविधियों को, हरकतों को कम से कम करना। नेक्स्ट है समय अध्ययन, यानी कि हमें ये देखना कि हमें अपना जो कार्य है वो तय समय में किया जाना चाहिए। हमें ये फिक्स कर लेना पहले ही कि हमें अपना कार्य कितने समय के अंदर करना है, ठीक है। उसी समय के हिसाब से ही हमें अपने कार्य को गति देनी चाहिए। अगर हमारा टाइम कम है तो हमें कम के हिसाब से अपने आप को और बेहतर और स्पीड से कार्य करना होगा, ठीक है। तो श्रमिकों के समय का भी अध्ययन करना चाहिए कि एक श्रमिक किस प्रकार से कार्य कर रहा है और कितना कार्य कर रहा है। जैसे एक श्रमिक एक संस्था में कार्य करता है 10 घंटे और एक श्रमिक करता है 8 घंटे, तो हम इसको ज्यादा वो करेंगे, सैलरी देंगे, या किसको ज्यादा पॉजिटिव हम इसको ज्यादा फोकस किसको करेंगे? 10 वाले को। दूसरे लेबर 8 घंटे में कर रहा है तो हमें उसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। तो हमें अपने श्रमिकों के समय को भी रिकॉर्ड करना है कि कौन सा श्रमिक कितने समय
लगातार काम करने से श्रमिक क्या होते हैं, मनुष्य है वो भी थकता है। तो लगातार काम करने से मनुष्य में थकान होती है। तो संस्था में श्रमिकों के थकान का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, उसको कुछ समय विश्राम का भी मिलना चाहिए। थकान से टाइम खराब नहीं होता, एक थोड़ा सा टाइम का ब्रेक, ठीक है, एक थोड़े टाइम के ब्रेक से व्यक्ति जो है दोबारा से एनर्जेटिक हो जाता है और वो उस कार्य को और भी जल्दी से कर पाएगा। हम कंटिन्यू 7 घंटे काम करें, लेकिन अगर 4 घंटे के बाद उसको एक 10 मिनट का ब्रेक दे देंगे, तो वो नेक्स्ट जो 3 घंटे रह गए उसके काम करने के, वो उन 3 घंटों में भी वैसा ही कार्य करेगा जैसे काम को स्टार्ट करते हुए वो जितना एनर्जेटिक था। इसलिए श्रमिकों के थकान के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, उनको थोड़ा सा विश्राम का भी समय देना चाहिए। नेक्स्ट है विभेदात्मक मजदूरी। विभेद यानी कि डिफरेंस करना, कि श्रमिकों को हम मिनिमम सैलरी हमें देनी, मजदूरी देनी चाहिए। ठीक है, काम करने के बदले में उनको कम से कम मजदूरी जरूर देनी चाहिए काम के बदले में। लेकिन टेलर क्या कहता है कि उनकी जो मजदूरी है उनमें डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर हम श्रमिकों की मजदूरी में डिफरेंस नहीं करेंगे तो श्रमिक जो है इतने मोटिवेट नहीं होंगे। उन्हें यूँ पता है कि काम अच्छा करो बुरा करो कैसा भी करो उतना ही वेजेस हमें मिलना है। लेकिन अगर हम उनकी वेजेस में मजदूर में डिफरेंस करेंगे तो वो जो मजदूर कम काम कर रहा है वो काम को इम्प्रूव करेगा, और जो मजदूर अच्छा काम कर रहा था वो अपने आप को और बेटर बनाएगा। जैसे एक व्यक्ति ने 10 घंटे कार्य किया, ठीक है, जैसे एक संस्था में 4 रुपए वो 5 रुपए के हिसाब से मजदूरी मिलती है। एक व्यक्ति ने संस्था में कार्य फिक्स है 10 घंटे काम करना, एक व्यक्ति ने काम किया कितना 8 घंटे, तो उसको सैलरी मिलेगी 4 के हिसाब से। दूसरे ने 5 घंटे कार्य किया, सॉरी दूसरे ने 10 घंटे कार्य किया, उसको मजदूरी मिलेगी 5 के हिसाब से। यानी कि जो मजदूर ज्यादा टाइम कार्य करता है या फिर ज्यादा यूनिट बना के देता है, जैसे एक मजदूर 1 घंटे में बना के देता है, ठीक है, एक मजदूर ने तो 1 घंटे में बना के दी है 10 यूनिट और एक मजदूर ने 1 घंटे में बना के दी है हमें 8 यूनिट, तो हमें इस 10 यूनिट वाले को 5 रुपए के हिसाब से पेमेंट करनी चाहिए और इस 8 यूनिट वाले को 4 रुपए के हिसाब से। यानी कि कार्य करने की जो उनका जो तरीका है, जो उनकी क्षमता है, उसके हिसाब से ही हमें उनको मजदूरी देनी चाहिए। अगर ऐसा डिफरेंस होगा तो जिस मजदूर को कम मजदूरी मिली है वो अगली बार अपने कार्य को जल्दी से करने की कोशिश करेगा और अच्छी प्रकार से करने की कोशिश करेगा, और जिसको अच्छी मजदूरी मिली है वो मोटिवेट होगा अपने कार्य से। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट, मानसिक क्रांति। इसमें क्या होता है, मानसिक क्रांति की संस्था में सहयोग की भावना होनी चाहिए। मानसिक क्रांति विचारों की आजादी आनी चाहिए। यानी कि मेनली संस्था में क्या होता है, प्रबंधक सोचते हैं कि अपने लाभ बढ़ जाए, संस्था के लाभ बढ़े, श्रमिक सोचते हैं कि हमारी जो है मजदूरी हमें ज्यादा मिले, हमें वेतन ज्यादा मिले, तो इसमें वो सब अपने अपने में रहते हैं। लेकिन एफडब्ल्यू टेलर क्या कहता है कि संस्था में मानसिक क्रांति आनी चाहिए। यानी कि ये जो विचार है ना सिर्फ अपना अपना, इन विचारों में चेंज होना चाहिए। इनकी उन दोनों का, श्रमिक और प्रबंधकों का फोकस किस पे होना चाहिए, संस्था के लाभों में। अगर वो एक दूसरे से सहयोग के साथ मिलके कार्य करेंगे और उनका फोकस रहेगा एक क्या, संस्था के लाभ को कैसे बढ़ाया जाए। तो जब अगर उनका एक ही फोकस रहेगा संस्था के लाभ बढ़ना, तो संस्था के लाभ बढ़ेंगे, प्रबंधक खुश। अगर संस्था के लाभ लगातार बढ़ेंगे तो मजदूरों को वैसे ही मजदूरी अच्छी मिलेगी। तो इसलिए अपने अपने लाभ की बजाय उनको सहयोग से संस्था के बारे में सोचना चाहिए। तो ये अपने जो उनके विचार है उनमें क्रांति आनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे एफडब्ल्यू टेलर के वैज्ञानिक जो प्रबंध उसने दिया है उसकी अलग अलग टेक्निक्स, उसकी अलग अलग पद्धतियां। ठीक है, हमारा चैप्टर मेन यही तक था। उसके बाद एक है कि हमने फ्यूल के भी सिद्धांत पढ़े, ठीक है, और अब हमने टेलर के भी सिद्धांत पढ़े।
कई चीजों में हम देखें तो टेलर और फ्यूल, ठीक है, दोनों एक जैसे, ठीक है, दोनों ने एक जैसे सिद्धांत दिए, दोनों ही ये चाहते हैं कि एक संस्था को और बेटर इस प्रकार से किया जाए, ठीक है, लेकिन दोनों में कुछ मतभेद भी है, दोनों में कुछ डिफरेंस भी है। तो पेपर में ये आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं कि टेलर और फ्यूल की जो सिद्धांत है, जो विचारधारा दोनों की, उसमें समानताएं बताइए या फिर असमानताएं बताइए। तो टेलर और फ्यूल ने दोनों ने अपने सिद्धांत दिए हैं, उसमें कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। तो टेलर और फ्यूल की आपस में समानताएं क्या है? तो अगर हम समानताओं की बात करें दोनों में, तो फर्स्ट है समानता में कि दोनों ने किस पे फोकस किया है? प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान, प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान, यानी कि टेलर और फ्यूल दोनों ने अपने जो सिद्धांत दिए हैं, जो दोनों ने अपने जो विचार दिए हैं, वो किससे रिलेटेड है? प्रबंधकीय समस्याओं से। एक संस्था को चलाने के लिए जो समस्याएं उत्पन्न होती हमारे सामने, उन समस्याओं को हम कैसे हल कर सकते हैं, उसके लिए ही, उसके ऊपर ही दोनों का फोकस है। टेलर भी यही बताता है कि हम अपनी संस्था में कार्य और अच्छे प्रकार से कैसे कर सकते हैं, और फ्यूल भी हमें ये, तो दोनों में ये एक समानता है। सेकंड है व्यवहारिक पक्ष पर जोर, व्यवहारिक पक्ष पर जोर, यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि व्यवहारिक जो चीज हम व्यवहार में अप्लाई कर सकते हैं, हमें वो एक चीज करनी चाहिए। यानी कि दोनों ने अपने कुछ रूल्स नियम्स बताए हैं, सिद्धांत बताए हैं, लेकिन दोनों ही क्या कहते हैं कि अगर वो सिद्धांत हम अप्लाई कर सकते हैं तो ही हमें करने चाहिए, ठीक है। जहाँ पे जो चीज अप्लाई नहीं हो सकती, वहाँ पे जबरदस्ती सिद्धांतों को लागू करने की जरूरत नहीं है। यानी कि दोनों क्या कहते हैं कि जहाँ पे इन सिद्धांतों को हम लागू कर सकते हैं, हमें वहीं पे लागू करने चाहिए, इनके हमें इन चीजों को वहीं पे व्यवहार में लाना चाहिए जहाँ पे ये व्यवहार में लाए जा सकते हैं, ठीक है। थर्ड है दोनों में समानता, अच्छे औद्योगिक संबंधों पर बल, अच्छे औद्योगिक संबंधों पर बल। देखो दोनों में हमने एक बात पढ़ी कि प्रबंधक और श्रमिक को मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों सहयोग की भावना से टीम वर्क में कार्य करेंगे तो संस्था अपने आप बेहतर हो जाएगी, ठीक है। इसलिए और इस बात का टेलर भी यही कहता है और फ्यूल भी यही मानता है। तो दोनों में इस बात को लेकर भी समानता है कि दोनों क्या चाहते हैं कि संस्था में अच्छे संबंध स्थापित हो, प्रबंध और श्रमिक मिलकर कार्य करें, ठीक है। तो ये कुछ एक पॉइंट जहाँ पे दोनों के विचार मिलते थे, जहाँ दोनों के विचारधारा में समानताएं थी। अब है असमानताएं, दोनों के बीच में विचारों में कुछ अंतर है, ठीक है। तो वो अंतर हमारा क्या है? टेलर और फर्स्ट है संदर्भ। फर्स्ट है संदर्भ में, किसके रेफरेंस में, यानी कि टेलर मेन फोकस करता है कारखाना फैक्ट्रियों के ऊपर, कारखाना क्षेत्र, क्योंकि टेलर का मेन फोकस क्या था? श्रमिक लेबर, ठीक है। तो लेबर कहाँ? कारखाने में या निम्न स्तरीय जो होगा लो लेवल वहां पे मिलेंगे, ठीक है। तो इसका टेलर का फोकस था कारखाना क्षेत्र। फ्यूल क्या था? प्रबंध से रिलेटेड, प्रबंधकों को क्या करना चाहिए, प्रबंधकों के सामने क्या क्या समस्या है, उसके ऊपर इसका फोकस था। तो इसका क्षेत्र कौन सा है? उच्च स्तरीय प्रबंध, जो हाई लेवल था, उससे रिलेटेड इसके सिद्धांत। नेक्स्ट है असमानता।
समानता है आदेश की एकता। आदेश की एकता इस पे लागू होता है। जो हम आदेश की एकता पढ़ के आए थे फ्यूल वाले में कि एक टाइम पे एक श्रमिक को एक व्यक्ति से आदेश मिलना चाहिए, तो यहाँ पे तो ये लागू होता है, लेकिन फ्यूल में लागू नहीं होता। फ्यूल में तो अभी हम पढ़ के आए थे, वहाँ पे देखिए एक श्रमिक यहाँ पे था और उसको यहाँ पे टोली नायक था। मैडम फ्यूल उधर है और टेलर इधर है। हाँ, हाँ, तो जो इसमें टेलर में हम पढ़ के आए थे गति नायक था, टोली नायक था, ठीक है। तो श्रमिक यहाँ था, तो उसको 8 इधर अलग अलग एक ही टाइम में कितने 4 इधर 8 व्यक्तियों से निर्देश मिल रहे थे। तो यहाँ पे आदेश की एकता का पालन नहीं हो रहा था, लेकिन फ्यूल में हेनरी फ्यूल के जो हम पढ़ के आए थे वहाँ पे आदेश की एकता का पालन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लागू होना। टेलर के सिद्धांत जो है विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं। विशेष टेलर के सिद्धांत पे कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, विशेष कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे लागू होते हैं। जैसे हम इसकी विशेषता में भी पढ़ के आए थे, बड़े संस्थाओं पे लागू होता है। ये विशेषता में देखा था हमने, इनकी छोटी संस्थाओं में ये अप्लाई नहीं हो पाता, लेकिन फ्यूल के जो सिद्धांत थे वो हर जगह लागू होते हैं, क्योंकि इसके जो सिद्धांत है वो सिंपल थे, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, अनुशासन, तो ये हर चीज में लागू होते हैं, ना सिर्फ प्रबंध के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हम कहीं पर भी देखो ये सारे सिद्धांत लागू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट असमानता युक्त क्या है? रचना का आधार। रचना का आधार इसमें क्या है कि इसके सिद्धांतों की जो रचना हुई है वो किसके ऊपर है? वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिक ढंग से यानी कि उसने चीजों को वैज्ञानिक ढंग से ऑब्जर्व किया है, ठीक है। इसका नाम ही था हमारा वैज्ञानिक प्रबंध। इनकी वो हर चीज को टेलर ने वैज्ञानिक ढंग से देखा है, तो वहां से इसकी रचना निकल के आई है। लेकिन जो फ्यूल के सिद्धांत थे वो कहाँ से निकल के आए थे? व्यक्तिगत अवलोकन। फ्यूल के जो सिद्धांत थे वो खुद से ऑब्जर्व किए गए थे, यानी कि इसके जो सिद्धांत निकल के आए थे वो कहाँ से निकल के आए थे कि हम एक काम को लगातार करते रहे, गलत हुआ, फिर उसको ठीक करने की कोशिश की, फिर गलत हुआ, एंड में हमें पता चला कि हाँ ये ठीक कैसे हुआ है, तो हमें एंड में एक सत्य बात का पता चल गया, एक सिद्धांत का पता चल गया। तो ऐसे व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इसके सिद्धांत निकले हैं, ठीक है। नेक्स्ट असमानता है ध्यान का केंद्र। ध्यान का केंद्र इसका ध्यान का केंद्र क्या किस पे था? श्रमिकों की गति पे, उनकी स्पीड देखना, उनके समय पर, ठीक है, वो कितना टाइम लेते हैं, ठीक है, और सरलीकरण, कार्य को और अच्छी प्रकार से कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो इनका मेन ध्यान इन चीजों के ऊपर था, ठीक है। और लेकिन फ्यूल का ध्यान किसके ऊपर है? प्रशासन में सुधार। प्रशासन में सुधार। फ्यूल क्या कहता है कि विभिन्न सिद्धांतों का, इसके कोई एक दो सिद्धांत नहीं थे, लेकिन इसके तो लिमिटेड थे, इसके तो 14 सिद्धांत हैं। तो फ्यूल क्या कहता है कि विभिन्न सिद्धांतों का पालन करके हमें अपने प्रशासन में सुधार करना चाहिए, और ये मेन ध्यान देता है कि श्रमिकों का कार्य सरल हो, उनका टाइम में वो एक टाइम लिमिट में कार्य पूरा करें, उनकी स्पीड पे ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो ये उनके बीच में एक असमानता। नेक्स्ट है व्यक्तित्व। इनका व्यक्तित्व ये थे क्या? एक वैज्ञानिक, इनकी पर्सनालिटी जो थी वैज्ञानिक
और ये कौन है, पेशेवर। यानी कि ये जो कार्य है, जो ये सिद्धांत है, वो एक पेशेवर रूप में बनाए हैं। ठीक है, पेशेवर के तौर पे सोच के इसने अपने सिद्धांतों को तैयार किया, और इसने अपने सिद्धांतों को किस दृष्टिकोण से तैयार किया है, वैज्ञानिक। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है वर्णन। वैज्ञानिक प्रबंध, यानी कि इसके सिद्धांतों को क्या नाम दिया गया है, वैज्ञानिक प्रबंध। ठीक है, और इसको, इसके सिद्धांतों को हमने क्या नाम दिया है, प्रशासन की सामान्य विचारधारा। यानी कि ये कोई ऐसी नहीं है कि कहीं कहीं लागू होगी, किसी किसी क्षेत्र में ये सामान्य विचारधारा है प्रशासन करने की, जो हर क्षेत्र में अप्लाई होती है। तो ये थे हमारे टेलर और फ्यूल के कुछ डिफरेंसेस। तो कई बार 2 नंबर में समानता आ जाती है, और कई बार 4 नंबर में इन दोनों के विचारों में, सिद्धांतों में डिफरेंस आ जाता है। ये था आपका लेसन 4.1।